Hello everyone. Today we are going to discuss current affairs questions based on previous year question. जो previous year में बीपीएससी में आ चुका है उसके बेस्ड कौन कौन सा सवाल इस बार बन सकता है उसका डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर का भी देख लेंगे. तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड इज चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई वुमेन सिलेक्शन कमिटी. इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमिटी की चेयरमैन पूछा जा चुका है एक बार. तो उसका चेयरमैन कौन थी? नीतू डेविड. अभी भी वही है, नीतू डेविड, एक्स एक्स वुमेन फीमेल क्रिकेटर नीतू डेविड इज द चेयरमैन. इसी तरह मेल का सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है? अभी चेतन शर्मा. ये भी पूछा जा सकता है. चेतन शर्मा एक्स क्रिकेटर, पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं. चेतन शर्मा अभी मेल सिलेक्शन टीम के ये चेयरमैन है. फिर अभी बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट को जो मैनेज करती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई, इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? अपने दादा सौरभ गांगुली. इसी तरह जो सबसे क्रिकेट का सबसे बड़ा अथॉरिटी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी. आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? क्रेग बर्ले. ये भी न्यूजीलैंड के हैं, पहले क्रिकेटर रह चुके हैं. ठीक है, क्रेग बर्ले आईसीसी के प्रेसिडेंट. और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली. और अमित शाह के पुत्र जैसा सेक्रेटरी हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली. आईसीसी के प्रेसिडेंट क्रेग बर्ले. और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में. यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में है. तो दुबई में क्यों है? दुबई में टैक्स बचाने के लिए ये सब चीज का हेडक्वार्टर वहां पे रहता है. ठीक है, और लोकेशन भी अच्छा है. तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है. आईसीसी के प्रेसिडेंट क्रेग बर्ली हो गए. इंडिया में आइए तो इंडिया में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अपने सौरभ गांगुली हो गए. मेल सिलेक्शन कमिटी के हेड हो गए चेतन शर्मा. और फीमेल के नीतू डेविड. ये अपना कवर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज एनएसडी चेयरमैन पूछा जा चुका है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. मूवीज और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट का दो इंस्टीट्यूट है सबसे बड़ा, और भी है लेकिन ये दोनों सबसे फेमस है, बहुत प्रेस्टिजियस है. एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में है. दिल्ली में इसका है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है एनएसडी नेशनल स्कूल ड्रामा. इसके चेयरमैन कौन है? परेश रावल. परेश रावल. ओके. और एफटी डबल आई के चेयरमैन, एफटी डबल आई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका कहाँ पे ऑफिस या कैंपस है? पुणे में. एफटी डबल आई पुणे. ये दोनों बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है. इसके अभी चेयरमैन बैंडिट क्वीन के डायरेक्टर शेखर कपूर. शेखर कपूर मिस्टर इंडिया के भी यही हैं डायरेक्टर. शेखर कपूर बहुत फेमस है हॉलीवुड में भी एलिजाबेथ मूवी के लिए. शेखर कपूर. शेखर कपूर अभी एफटी डबल आई के चेयरमैन है. और एनएसडी के परेश रावल है. एनएसडी का पूछा जा चुका है. जो सबसे ऊपर हाईलाइटेड है मतलब वो प्रीवियसली आस्क्ड है, तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इसी तरह एक सवाल बनता है 2021 नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी. ये मूवीज वाले में भी डिस्कशन कर चुके हैं. इस तरह का सवाल पूछता है कि डॉक्यूमेंट्री कौन जीता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी का मूवी और किस स्टेट से बिलोंग करता है. तो ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वाटर बरियल नाम का मूवी को, अरुणाचल प्रदेश. इसमें वहां की एक ट्राइब है, वो करती क्या है, आफ्टर डेथ जो है ना उसको चार पांच टुकड़ा में करके फिर मतलब बहुत सारा टुकड़ा करके नदी में डाल देती है, जो कि वहां का इकोसिस्टम बैलेंस रहे, मछली लोग खा ले. तो वाटर बरियल मतलब पानी में दफना देना. तो अरुणाचल प्रदेश की ये मूवी है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में, इसको बेस्ट मूवी का. तो ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा. अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू. ओके. बहुत सारा चीज हम लोग अरुणाचल से रिलेटेड पढ़ चुके हैं. अभी क्या नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी, मूवीज नेम वाज वाटर बरियल. और ये किस स्टेट की मूवी है? अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन हेड. कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड से रिलेटेड भी सवाल आता है. जैसे हाल में ही डीआरडीओ का पूछा जा चुका है. डीआरडीओ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का पूछा जा चुका है. डीआरडीओ का कौन थे? जी सतीश रेड्डी. अभी भी वही है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी. तो ये प्रीवियसली आस्क्ड है. और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. इससे अब और इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? इसरो. इसरो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसरो में के सिवन थे जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. अब उनका टेन्योर खत्म हो गया. अभी करंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. नए हैं एस सोमनाथ. श्री एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन. जितना भी स्पेस स्पेस वाला काम होती है इसरो ही करती है. इसरो का गंगायान पहला मैन मेड मार्स मिशन, जिसको जीएसएलवी MK3 के थ्रू भेजा जाएगा. ठीक है, 2022 में भेजना था बट कोरोना के कारण अब डिले हो जाएगा. गंगायान इंडिया का पहला मैन मार्स मिशन है, मतलब आदमी उसमें जाएंगे मार्स पे उसके साथ. जीएसएलवी 3 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा.
और इसरो के चेयरमैन कौन है? अभी नए बने हैं एस सोमनाथ, पहले के सिवन थे, अब एस सोमनाथ बन गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी, यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी, याद करना पड़ेगा प्रदीप कुमार जोशी। और बीपीएससी के सबको पता होना चाहिए, आर के महाजन। बिहार से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस वीडियो में सब चीज देख चुके हैं कि बिहार पटना हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजय करोल। फिर बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है? एडवोकेट जनरल भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एडवोकेट जनरल कौन थे? अभी दिमाग से निकल गया, बाद में डिस्कस करेंगे। एडवोकेट जनरल, बिहार के एडवोकेट जनरल ध्यान नहीं आ रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन और बिहार के गवर्नर फागू चौहान। ओके, बिहार के एडवोकेट जनरल है ललित किशोर। ललित किशोर बिहार के मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं, सरकार, बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील ललित किशोर बिहार के एडवोकेट जनरल। और बिहार के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजय करोल। जस्टिस, चीफ जस्टिस एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन। आरबीआई के चेयरमैन सबको पता होगा, शक्तिकांत दास, पहले यूपीएससी के ऑफिसर रह चुके हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के चेयरमैन रघुराम राजन जी को हटाने के बाद शक्तिकांत दास, सबको पता होना चाहिए। एसबीआई के चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, तो दिनेश कुमार खारा नाम है उनका, दिनेश कुमार खारा। पहले अरुंधति भट्टाचार्य हुआ करती थी, उनके बाद भी एक और बने, और अभी करंटली दिनेश कुमार खारा है। सेबी, सेबी जितना कैपिटल और मनी मार्केट को वो करती है, उसका रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट सबको। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी में अभी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है अभी रिसेंटली, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। सेबी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट माधवी पुरी बुच, ये माधवी पुरी बुच जी हैं, ठीक है। पहले बहुत जगह काम कर चुकी है बैंकिंग सेक्टर में, सेबी में भी एमडी थी, अभी प्रेसिडेंट बन चुकी है माधवी पुरी बुच। बहुत ही इनोवेटिव लेडी है माधवी पुरी बुच। पूरा डाटा, डाटा पे इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, डाटा को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, बहुत सारे इन्होंने क्रिएटिव सब चीज भी की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेबी के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, कौन है? माधवी पुरीविच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सेबी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से रिलेटेड तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका तो हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि पीस में किनको मिला है, फिलीपींस की मारिया रेसा को, और एक रसियन किनको मिला है, रसिया के मुरातोव करके है, ठीक है। तो पीस में दो लोगों को मिला है, एक मारिया रेसा और एक रसिया के मुरातोव को मिला है, ठीक है। दोनों जर्नलिज्म से रिलेटेड है। एक मारिया रेसा, अब मारिया रेसा फिलीपींस की पहली नोबेल प्राइज विनर भी है मारिया रेसा। वहाँ रेपलर रेपलर वेबसाइट चलाती है मारिया रेसा, फिलीपींस। फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भी बेचा है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। ओके, और फिलीपींस में फर्स्ट टाइम गोल्डन राइस का भी वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। तो मारिया रेसा और मुरातोव ये लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। लिटरेचर में तंजानिया के अब्दुल रजाक गुरना, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तंजानिया कंट्री, अफ्रीकन कंट्री के रहने वाले अब्दुल रजाक गुरना। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मल्टीपल टाइम डिस्कशन हो चुका है। बाकी अब जो देख लेते हैं, याद रहेगा तो ठीक है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स क्लाउस हैजलमैन, सुयुकोरो मनाबे जापान के, जियोर्जियो परेसी, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। ऐसे देखते हैं इसका कुछ याद करने का ट्रिक बनेगा या क्या चीज में मिला है, तो इसका सेपरेट कवर कर लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी पीस लिटरेचर तो एकदम याद ही रख लीजिए। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का हम लोग 3 आदमी को जो मिला है उसमें हम लोग ट्रिक बनाए थे एंग्री बर्ड करके, क्योंकि उनके नाम में एंग्री और बर्ड आता है। तो अगर इकोनॉमिक्स का आएगा तो एंग्री बर्ड अगर याद रहा तो बन जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम लोग देखते हैं, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। अभी 3 चीज हम लोग देख लिए हैं, पीस के मारिया रेसा और मुरातोव, और लिटरेचर के तंजानिया के अब्दुल रजाक गुरना को मिला है। ओके, और तंजानिया में पहली फीमेल प्रेसिडेंट या पीएम भी बनी है, सामिया सुलू हसन करके, तो एक वो भी सवाल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का विनर 2 लोग को मिला है, बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। ये तो 2 लोग हैं तो याद करना इजी है। देखते हैं कुछ अलग सा सेपरेट बनाते हैं। अभी इकोनॉमिक्स का हम लोग बनाए थे एंग्री और कार्ड, ठीक है। तो एंग्री और कार्ड याद रह गया ना, तो 2 लोग का तो नाम कवर हो जाएगा ना, जोशुआ एंग्रिस्ट, इनके नाम में एंग्री आता है और इसमें डेविड कार्ड में कार्ड आता है। तो एक सेपरेट आपको गैडो इम्बन्स याद करना होगा। अगर ऑप्शन में रहेगा 2 दिख जाएगा तो ऑल ऑफ द एबव मार के तो बना ही सकते हैं ना। तो 3 चीज अपना कवर हो गया, पीस का,
लिटरेचर का और इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का ट्रिक क्या है? एंग्री बर्ड। इकोनॉमिक्स, एंग्री बर्ड। इंडिया में अमर्त्य सेन को मिल चुका है इकोनॉमिक्स के लिए। एंग्री कार्ड, सॉरी एंग्री बर्ड बोल रहे हैं, एंग्री बर्ड से एंग्री कार्ड बना है, तो ये याद रहा तो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समिट, जो बहुत सारा समिट होता है कंट्री सबका, वो सब समिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले आसियान समिट देख लेते हैं। आसियान क्या है? 10 कंट्री का जो ग्रुप है, 10 कंट्री का ग्रुप है। कौन कौन सा ग्रुप है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया के बाद में जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सारा कंट्री आसियान ग्रुप के मेंबर है। आसियान में भी आरसीईपी फ्रेमवर्क भी आया है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली पहली कंट्री कौन बन गई है? सिंगापुर। रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी फ्रेमवर्क। ओके, तो आसियान से एक ये भी सवाल बनता है कि आरसीईपी फ्रेमवर्क किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो आसियान। तो आसियान का समिट देख लीजिए। आसियान का 2020, 21, जिसको हाईलाइट किया मतलब वो इंपॉर्टेंट है। 2021 वाला सारा इंपॉर्टेंट है। 2021 का बुरनई में हुआ था और 2022 का कंबोडिया में होने वाला है। तो ये दोनों याद करना पड़ेगा, बुरनई और कंबोडिया। G7 का तो सबको याद होना चाहिए अभी तक कि इंग्लैंड में और जर्मनी में। G7 का 21 का इंग्लैंड में होता, 22 का जर्मनी में होने वाला है। 2020 G20 ग्रुप ऑफ 20 का इटली, ये तो याद होगा क्योंकि इटली में ही मोदी जी गए थे, फिर वहां बगल में वेटिकन सिटी में पोप से गले मिले थे, तो उससे याद कर सकते हैं कि पोप से गले मिले थे तो इटली के पास ही होगा ना, तो इटली में हुआ था। फिर 2022 का इंडोनेशिया में होने वाला है और 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो इंडिया में होने वाला है। अब ब्रिक्स तो इजी है, ब्रिक्स 2021 का इंडिया में हुआ था, फिर इसका ऑर्डर में चलता है। तो 21 का अगर इंडिया में हुआ है तो 22 का चाइना में होगा, 23 का साउथ अफ्रीका में होगा, फिर 24 का फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा, 24 का ब्राजील, फिर 25 का रसिया, फिर 26 का इंडिया में होगा। तो ब्रिक्स करना इजी है। ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ था? इंडिया में। ओके, G20 का 2023 का होने वाला है इंडिया में। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके याद कर लीजिए तो हो जाएगा। G7 इंपॉर्टेंट है। G7 का याद कीजिए कि इंग्लैंड में हुआ था, G20 का इटली में हुआ था। दो इंपॉर्टेंट कंट्री में, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 20। G7 का इंग्लैंड, G20 का इटली, G20 का 2023 का इंडिया में। इतने से कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसियान का समिट पूछा जा चुका है प्रीवियसली एक बार। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में जो साफ सुथरा बीच बीच समुद्र का तट है उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब दे आर वेरी वेल मैनेज्ड। तो इंडिया में अब टोटल 10 हो चुका है। पिछला बार जब पूछा गया था कि टोटल कितना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन था, उस टाइम पे 8 था, अभी 2 और नया मिला है, तो अब टोटल 10 हो गया। तो एक ये भी बनता है कि टोटल कितना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है? 10। और लेटेस्ट वन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों। लेटेस्ट वन कौन कौन है? एक पुडुचेरी का एडन है और कोवलम तमिलनाडु का। आप याद कर सकते हैं कि दोनों बगल का ही है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ही बगल में यहाँ पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी वही है ना, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। और उसकी गवर्नर अभी कौन है? गवर्नर मोस्ट प्रोबेबली अभी वहां की किरण बेदी है। किरण बेदी है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट दोनों का लोकेशन वही है। मैप में देखिएगा तो यहाँ पे पुडुचेरी है, उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु है। इन्हीं दोनों को मिला है, एडन पुडुचेरी और कोवलम तमिलनाडु। दोनों लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटल ब्लू फ्लैग कितना मिल गया? 10। पिछला बार पूछा जा चुका है कि इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले कितने बीच हैं, तो 8 था उस समय आंसर। अब 2 नया जुट के अब टोटल 10 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। पोर्ट्स इन इंडिया, मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट जो सबसे बड़ा बड़ा पोर्ट है, टोटल 12 थे, अब एक नया 13वां पोर्ट बनने वाला है। तो एक ये सवाल बन जाता है कि विच इज द लेटेस्ट 30th 13वां मेजर पोर्ट कौन सा बनने जा रहा है? तो 13वां मेजर पोर्ट अपना वाधवान नाम से बनने जा रहा है, वो मुंबई के बगल में। ओके, वाधवान। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, 13वां पोर्ट वाधवान पोर्ट। मुंबई और जेएनपीटी पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है। जेएनपीटी तो सबसे बड़ा है, तो इसी का वर्कलोड कम करने के लिए यहाँ पे वाधवान बनाया जा रहा है, वाधवान पोर्ट। ओके, मेन सब इंपॉर्टेंट पोर्ट देख लीजिए, याद होना चाहिए। कांडला गुजरात में, मुंबई और जेएनपीटी महाराष्ट्र में, फिर गोवा का मड़मुगांव, कर्नाटक का मैंगलोर, फिर केरल का कोचीन, तमिलनाडु में 2 है, तूतीकोरिन, चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजाग भी बोलते हैं इसको। ओके, फिर उड़ीसा में पारादीप, और वेस्ट बंगाल का कलकत्ता या हल्दिया बोल लीजिए। ओके, तो ये अपना 12 था, अब एक नया 13वां वाधवान होना चाहिए, वाधवान हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
इस स्लाइड में हम पूरा फोकस करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और इसका मेन सिटी दुबई। ठीक है, तो इस पे पूरा फोकस करेंगे। प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि कौन सा गल्फ कंट्री या अरब कंट्री पहला है जो कि न्यूक्लियर प्लांट का नहीं पूछा गया, ये पूछा गया था कि किस कंट्री में सबसे अधिक इंडियन डायस्पोरा रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडिया के लोग जो जहाँ के वहां काम वाम करने के लिए रहते हैं, तो सबसे अधिक इंडियन डायस्पोरा यूनाइटेड अरब अमीरात में ही रहते हैं। ठीक है, साउदर्न स्टेट केरला सबके लोग बहुत ज्यादा जाते हैं यूएई में। ओके, उसके बाद अमेरिका में सबसे हाईएस्ट यूएई में, तो यूएई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, इंडिया का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। तो इसका पूरा स्टोरी समझ लेते हैं। हाउ फॉर्म, तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ना, 7 छोटा 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 किंगडम का मिला के बना है। इसको मिलाने वाले कौन थे? शेख अल जयद। ठीक है, शेख अल जयद ने इन सातों को मिला के एक कंट्री बनाया, यूनाइटेड अरब अमीरात। शेख अल जायद, तो इनको फाउंडर ऑफ यूएई भी बोला जाता है। ठीक है, अब इन्हीं के नाम पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है, जायद तलवार। तो जायद जहां नाम आए तो समझ जाइए कि जायद बोले तो यूनाइटेड अरब अमीरात। मिलिट्री एक्सरसाइज जायद तलवार, कैपिटल अबू धाबी। दुबई वहां का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिटी, बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है इसको। दुबई में बहुत सारा चीज है। ओके, दुबई में बहुत सारा चीज है। दुबई स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट है, एक सबसे हाईएस्ट हाइट वाला बिल्डिंग है, सबसे बड़ा वो एक जो व्हील बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन व्हील, वो भी दुबई में है। दुबई में कैमल हॉस्पिटल भी अपना बनाया गया है, वर्ल्ड का पहला। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा हम देख ही चुके हैं। फिर दुबई में ही एक्सपो 2020, हर एक कंट्री अपना वहां पर कल्चर वगैरह दिखाती है, न्यू टेक्नोलॉजी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो, एक्सपो 2020 कहाँ पे हुआ? तो दुबई में ही, यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में हुआ है। ठीक है, वहां पे इंडियन पेवेलियन का कौन उद्घाटन करने गए थे? तो वो थे कौन? अपने पीयूष गोयल। तो एक सवाल ये भी बनता है कि एक्सपो 2020 में इंडियन पेवेलियन, जो इंडिया का जो पेवेलियन था, उसका उद्घाटन कौन करने गए थे? तो पीयूष गोयल जी करने गए थे। ओके, एक्सपो 2020 कैमल हॉस्पिटल आ चुका है पहले। स्पेस मिशन, यूनाइटेड अरब अमीरात स्पेस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, स्पेस मिशन पे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका पहला होप मार्स प्रोब, मार्स पे जाने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका होप नाम है। इंडिया का जैसे गंगायान नाम है, अमेरिका का क्या है? परजर्वेरेंस। और जुरोंग चाइना का है। उसी तरह होप, होप कहाँ का है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात का होप मार्स प्रोब। और स्पेस में पहली फीमेल भेजने वाला बन जाएगा अरब कंट्री में यूनाइटेड अरब अमीरात। तो किनको भेज रही है स्पेस में? नूरा अल मत्रोसी। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में बहुत बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, एक जगह समराइज कर लिए। नूरा अल मत्रोसी इज द फर्स्ट अरब वुमेन टू गो इनटू स्पेस। और पहला न्यूक्लियर प्लांट भी बनाया जा रहा है वहां पे, पूरा अरब कंट्री का। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का इतना सारा चीज कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंट्री का ही बात हो रहा है तो इजराइल से बहुत सवाल आता है बीपीएससी यूपीएससी सब में, तो इजराइल को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। इजराइल आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा इजराइल है। ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, तो फिलिस्तीन पे एक तरह से कब्जा ही है। तो वेस्ट बैंक, ये अलग कलर है, मतलब ये इस पे अभी झगड़ा चल रहा है, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट, गाजा स्ट्रिप पे। और इजराइल, ये जेरूसलम, जेरूसलम के लिए सबसे बड़ा झगड़ा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। ठीक है, जेरूसलम दोनों के लिए रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इजराइल का लोकेशन देखिए, मेडिटेरेनियन सी ये हो गया, यहाँ के बगल में इजराइल बसा हुआ है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव। ओके, तो किस किस कंट्री से घिरा हुआ है? एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, तो 4 कंट्री से ये घिरा हुआ है, 4 अरब कंट्री से, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। ठीक है, तो यही चारों मिलके इजराइल के साथ 6 डे वार हुआ था, इन लोग के बीच 6 डे वार हुआ था। 6 दिन में ही इजराइल जीत गई थी। 6 डे वार हुआ था 1967 में। ओके, इजराइल वाज विक्टोरियस, और फिलिस्तीन का भी बहुत सारा एरिया पे कब्जा कर लिया था। अब 2 स्टेट थ्योरी भी बनता है कि 2 अलग अलग कंट्री बनाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वेस्ट बैंक, इजराइल, ये देख लीजिए इजराइल को पूरा, इजराइल कैसे अरब कंट्री से घिरा हुआ है, बट दे डिफीटेड अरब कंट्रीज। तो इसके कारण सारा अरब कंट्री का रिलेशन अच्छा नहीं था। तो लेकिन इजिप्ट पहला कंट्री बना जिसने कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया कि इजराइल इज ए कंट्री, और पहला कंट्री बना जो कि पीस ट्रीटीज के साथ साइन किया है। इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है इजराइल का, इसलिए इजराइल से रिलेटेड बहुत सवाल आता है बीपीएससी में स्पेशली।
पीस ट्रीटी पहला साइन करने वाला कौन सा कंट्री बन गया? इजिप्ट। ये सवाल आ चुका है। और अब एक गल्फ कंट्री यहाँ पर अपना एम्बेसी, एम्बेसी होता है ना जहां वहां उनके एम्बेसडर बैठेंगे, तो पहला गल्फ कंट्री कौन सा बन गया है? तो जो सबसे सही अरब कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात इज गोइंग टू इस्टेब्लिश देयर एम्बेसी इन इजराइल। तो एक ये सवाल भी बनेगा कि विच गल्फ कंट्री हैज रिसेंटली ओपनड एन एम्बेसी इन इजराइल? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, तो इजराइल से बहुत, इजराइल का सब चीज हम लोग देख लेते हैं। इजराइल का प्रेसिडेंट, इजराइल के पीएम, यही सब पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट डे वॉर कहाँ? जून 1967 में हुआ था, जीत गई थी। फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज और एंड साइन पीस डील, तो इजिप्ट। इजिप्ट पहला हुआ कंट्री जो कि रिकॉग्नाइज कर गई कि हाँ ठीक है आप यू आर ए कंट्री, और पीस डील भी, शांति समझौता कर ली, इजिप्ट। और फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एम्बेसी, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इजराइल से रिलेटेड वहां का पार्लियामेंट का नाम क्या है? जैसे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, संसद बोला जाता है, वहां का बोला जाता है नीसेट। तो ये सवाल पूछा जाता है कि इजराइल का पार्लियामेंट का नाम क्या है? नीसेट। और ये इजराइल के प्रेसिडेंट और पीएम का फोटो है। ठीक है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट बस नाम के होते हैं, वैसे ही इजराइल में भी है, मेन पावर पीएम के पास होता है। तो ये इजराइल के प्रेसिडेंट है, आइजक हर्जोग नाम है इनका, ये भी इंपॉर्टेंट है, आइजक हर्जोग, आइजक हर्जोग। और पीएम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहा था, कोई पीएम ही नहीं बन रहा था। फाइनली अभी वहां महागठबंधन के मदद से नेफाली बेनेट बने हैं। बेंजामिन नेतान्याहू अब खत्म हो चुके हैं, उनको हटा दिया गया है। अभी वहां पे कौन है? नेफाली बेनेट। नेफाली बेनेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नेफाली बेनेट। इजराइल के पीएम, इजराइल के पीएम, जापान के पीएम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आता है इन सबसे। तो इजराइल के पीएम नेफाली बेनेट है, और प्रेसिडेंट आइजक हर्जोग। इजराइल की कैपिटल तेल अबीब। नेफाली बेनेट पे फोकस कीजिए, ये नेफाली बेनेट है, वहां पर सारी सारी पार्टी मिलके वहां पर बनाई है, महागठबंधन का सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट का। नेफाली बेनेट इज द पीएम और आइजक हर्जोग इज द प्रेसिडेंट। नेपाली बेनेट को तो हमेशा न्यूज में भी सुनते होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐप से रिलेटेड। तो प्रीवियसली आ चुका है कि ई किसान धन ऐप कौन सा बैंक ने निकाला है। तो इसी तरह का जितना सवाल बनेगा, और हाल फिलहाल का ऐप है, सबको एक जगह कवर कर लिए हैं। तो ई किसान धन ऐप कहाँ? एचडीएफसी बैंक ने निकाला था। ओके, एचडीएफसी बैंक का ई किसान धन ऐप था। इसी तरह कृषि शाखा ऐप, कृषि शाखा ऐप भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने निकाला है। ये इसका काम क्या है? गाइड फार्मर फॉर बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेज, कैसे सबसे बेस्ट तरीके से खेती किया जाए उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए कृषि शाखा ऐप। प्रगति, प्रगति एलआईसी का आया है, इन्फो अबाउट प्रीमियम कलेक्शन, आप अपना प्रीमियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस ऐप पे देख सकते हैं। उद्यम भारती, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उद्यम भारती, यूथ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इन्फो, एक जगह पे आपको सारा एम्प्लॉयमेंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ जॉब है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, उद्यम भारती। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारा चीज हुआ है, वहां मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बहुत सारा काम कर रहा है। प्रूफ ऐप, हमारी सड़क, तमीर तरक्की, सतर्क नागरिक। सतर्क नागरिक का तो बहुत जगह हम लोग डिस्कशन भी किए हैं। सतर्क नागरिक में क्या है कि आप वहां ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप। तो जम्मू कश्मीर। और ये ऊपर वाला सब सारा ऐप जो है ना, प्रोजेक्ट सबको मॉनिटर करने के लिए है कि प्रोजेक्ट कितना सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। सुगम्य भारत, सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिसेबल्ड पीपल के लिए सुगम्य भारत ऐप। दोस्त फॉर लाइफ, अभी कोरोना टाइम में मेंटल हेल्थ का बहुत चर्चा था, दोस्त फॉर लाइफ ऐप निकाला है। सीबीएसई ने निकाला है। और मानस ऐप मेंटल हेल्थ के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने निकाला है, जो इंडिया के अपने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। तो इससे सवाल बन जाता है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, साइंस से रिलेटेड सारा एडवाइस देने वाले कौन है। और कोरोना का टाइम है तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इज इंपॉर्टेंट। जैसे अमेरिका में एंथोनी फॉची बहुत ज्यादा न्यूज में थे कोरोना टाइम में, वैसे ही इंडिया के कौन है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। जैसे इकोनॉमिक्स का एडवाइजर देने के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वैसे ही साइंस से रिलेटेड एडवाइस देने के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, तो वो है अपने प्रोफेसर के विजय राघवन। प्रोफेसर के विजय राघवन जेनेटिक्स में इन्होंने बहुत काम कर रखा है, और भी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्रोफेसर
के विजय राघवन। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड, तो ये सवाल प्रीवियसली आ चुका है कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब जो पूरा इंडिया में ही, यहाँ होम कंट्री में ही बना है, कहीं और से टेक्नोलॉजी नहीं लिया गया है। मेक इन इंडिया, इंडिया का पूरा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम क्या है कि ये मिसाइल मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, अगर उधर से कोई मिसाइल आ रहा है तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के हेल्प से, तो वो रुद्रम, रुद्रम ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसी तरह का और सवाल है, त्रिनेत्रा, नाम से पता चल रहा है 3 आंख, तो ये भी इंडियन आई इन द स्काई टू ट्रैक मिसाइल। ठीक है, नॉर्मल मिसाइल को ट्रैक करने के लिए त्रिनेत्रा, एंटी रेडिएशन, रेडिएशन का इसमें मेजरमेंट करके रुद्रम है, और ये मिसाइल ट्रैक करने के लिए त्रिनेत्रा, 3 आंख वाला। फिर नॉर्मल मिसाइल को तो त्रिनेत्रा कर लेगी, न्यूक्लियर मिसाइल के लिए आईएनएस ध्रुव, न्यूक्लियर मिसाइल के लिए आईएनएस ध्रुव। ओके, उसके बाद आईएनएस अरिहंत, तो इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब इंडिया का जो जहाज जो कि न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस है, इसमें मतलब न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा जा सकता है, न्यूक्लियर बम छोड़ा जा सकता है। तो इंडिया के पास एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अरिहंत। अरिहंत क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, सारी दुश्मनों को खत्म करने वाला, इसीलिए इतना खूबसूरत नाम भी दिया गया है, आईएनएस अरिहंत, इंडियाज ओनली न्यूक्लियर सबमरीन। फिर टवार का हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, कहीं भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है और नेवी से किसी शिप को भेजना होता है तो सब जगह लगभग टवार ही जाती है। टवार मतलब फैमिली, तो जहां कहीं भी होगा, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन, मालाबार एक्सरसाइज हो जाए, रसिया के साथ एक्सरसाइज हो जाए, इंग्लैंड के साथ एक्सरसाइज, तो सारा एक्सरसाइज में आईएनएस टवार को भेजा जाता है। और अभी हाल में डिकमीशन, डिकमीशन मतलब अब इसका यूज नहीं लिया जाएगा, इसको अब क्लोज कर दिया जाएगा, तो हाल में डिकमीशन किया गया आईएनएस राजपूत, तो ये भी न्यूज में था। ओके, तो सारा इजी है। त्रिनेत्रा मतलब नॉर्मल मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, ध्रुव न्यूक्लियर मिसाइल के लिए, और अरिहंत तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अरिहंत तो याद ही याद होना चाहिए। अरिहंत इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन है, मतलब इससे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा जा सकता है। और टवार, कहीं भी मिलिट्री एक्सरसाइज होगा तो टवार को भेजा जाएगा। और आईएनएस राजपूत रिसेंटली डिकमीशनड। तो इतना रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आ चुका है, उस पे बेस्ड जो सब क्वेश्चन बन सकता है उसका हम लोग डिस्कशन कर लिए करंट अफेयर्स में। ओके, इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।